नमस्ते, प्रणाम और मैं हूं मंकेश। फिर से स्वागत है आपका डेजल पॉइंट में। दोस्तों, मैंने इसके पहले प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया है और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। दरअसल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो ये नोट्स है, ये मेरे द्वारा बनाया गया है और इस पर हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। और दूसरी चीज़ कि हम लोग रेमंड मर्फी सर की भी बुक का बहुत अच्छा से रिव्यू करते हुए पढ़ाई करेंगे ताकि हमें बेसिक से एडवांस सेंटेंसेस को हम बहुत अच्छे से समझ सकें, बना सकें। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम कब और कहाँ और कैसे करते हैं। तो यहाँ दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रेजेंट। यानी कोई एक्शन पास्ट में घटित हुआ और उसका डायरेक्टली जो संबंध है, जो प्रत्यक्ष रूप से संबंध है, ये प्रेजेंट टेंस से है, प्रेजेंट टाइम से है। सच एज इस तरीके के जो एक्शंस होते हैं दैट आर स्टिल कंटिन्यू, अभी भी जारी है, और दैट इंडिकेट चेंज ओवर अ टाइम, या जो समय के अनुसार बदलाव को दर्शाते हैं, उसे हम सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। लेकिन एक चीज है कि अलग अलग डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, अलग अलग डिक्शनरी, जैसे अगर हम कैम्ब्रिज की बात करें, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, कॉलेज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो ये इसे भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ डिफाइन करने की कोशिश की गई है। तो अगर हम बात करें कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो द प्रेजेंट परफेक्ट इज द डिफाइन एज द फॉर्म ऑफ वर्ब यूज फॉर एक्शन, यानी वर्ब का फॉर्म जो किसी एक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, और इवेंट दैट हैव बीन कंप्लीटेड, जो एक्शन हो गया है और हैपेंड इन अ पीरियड ऑफ टाइम अप टू नाउ, यानी अब से ठीक पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है, या कोई एक्शन घटित हो गया है, या कोई एक्शन या कोई क्रिया हो गया है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं जनरली। अब एक और चीज यहाँ कॉलेज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बात करें, तो कॉलेज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, तो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अ वर्ब दैट वंस यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स, यानी जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, विच हैपेंड बिफोर द टाइम, यानी अब से ठीक पहले घटित हुआ है। यू आर स्पीकिंग और राइटिंग, आप बोल रहे हो या लिख रहे हो, बट आर रिलेवेंट टू द प्रेजेंट सिचुएशन, लेकिन ये प्रेजेंट सिचुएशन से, वर्तमान परिस्थिति से संबंधित हो, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ की थिंग्स दैट बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल हैपनिंग, यानी कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। तो इसका सबसे पहले हम समझेंगे कि इस तरीके के सेंटेंसेस का रूल क्या होता है और किस तरीके से हम बनाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब जनरली इसका जो हिंदी अर्थ होता है, ये हिंदी अर्थ जिस क्रिया वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, इत्यादि इत्यादि रहे, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंसेज होगा। लेकिन कहीं कहीं हम बहुत सारे एक्सेप्शंस भी पाते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जनरली अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें इसका जो मीनिंग्स होगा, ये अगर हम इंग्लिश में ही समझे तो बहुत बेहतर होगा। अब इसका जो रूल है, जो स्ट्रक्चर्स होगा, ये यहाँ हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज या हैव,
और इसके तुरंत बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और वर्ब के थर्ड फॉर्म को ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है, फॉर्म भी कहा जाता है। और उसके तुरंत बाद हम यूज करेंगे हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट, उसके बाद से हम एक्सक्लूसिव वर्ब हैज और हैव का यूज करते हैं, और हैज हैव के यूज के बाद से हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और वर्ब के थर्ड फॉर्म का को हमने बताया था कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और उसके बाद से हम तुरंत ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि हैज और नॉट को हम अगर कॉन्ट्रैक्शंस में लिखें तो ये हैजंट, और हैव और नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शंस यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हैवेंट लिखते हैं। दोस्तों अब एक चीज यहां समझ लें कि आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हमेशा हैव का यूज करते हैं, हैव का। लेकिन अगर हम बात करें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन के लिए हम हमेशा हैज का प्रयोग करते हैं। अब यहां हम एक चीज समझते हैं कि आई हैव को हम कॉन्ट्रैक्शंस में ऐसे लिखेंगे, आई अपोस्ट्रोफी वी, वी हैव, वी अपोस्ट्रोफी वी, यू हैव, यू अपोस्ट्रोफी वी, दे हैव, दे अपोस्ट्रोफी वी। ये हम हमेशा कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म में यूज करते हैं। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ये कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म में ऐसे लिखे जाते हैं। अब अगर हम बात करें या ही हैज, तो ही हैज को हम ही अपोस्ट्रोफी एस, और या सी हैज, सी एपोस्ट्रोफी एस, और इट हैज के साथ हम इट हैज को हम इट्स लिखते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं और कुछ सेंटेंसेस भी जानेंगे। तो मैंने यहाँ बताया था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, और हैज हैव के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ एक चीज मैं बता दूं कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के भी नाम से जानते हैं। जनरली मैंने बताया है कि वर्ब को कई सब टाइप्स में बांटा जाता है, और जो मेन वर्ब्स होते हैं, ये पहला वर्ब एक एक्सक्लूसिव वर्ब होता है, और दूसरा मेन वर्ब होता है जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। मेन वर्ब को भी ये यहाँ दो पार्ट में बांटा गया है, एक रेगुलर वर्ब और दूसरा इरेगुलर वर्ब। अब ये रेगुलर जो वर्ब होता है, ये होता क्या है? तो जब हम वर्ब के पहले फॉर्म में डी टी, वर्ब के पहले फॉर्म में डी ई डी या टी जोड़कर हम V1, V2 और V3 बनाए, V2 और V3 बनाए, तो हम इसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। और इरेगुलर वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जिसमें ये ईडी, डी या टी जोड़कर हम
वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं बनाते हैं। अब इसका यह एग्जाम्पल मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ जैसे आप देखेंगे टॉक, तो ये सेकेंड फॉर्म हो जाएगा टॉक्ड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा टॉक्ड। लाफ, लाफ, और ये भी हो जाएगा लाफ्ड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा लाफ्ड। लेकिन इरेगुलर वर्ब होता है, तो इरेगुलर वर्ब का तीनों फॉर्म यानी V1, V2 और V3 ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्पीक, स्पीक का ये स्पीक सेकेंड, इस स्पीक वर्ब का पहला फॉर्म, और ये वर्ब का दूसरा जो फॉर्म होगा स्पीक का स्पोक, और थर्ड फॉर्म जो होगा ये स्पोकन। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें टेल, टोल्ड, और ये भी हो जाएगा टोल्ड। यानी इरेगुलर वर्ब में वर्ब के बेस फॉर्म में डी, ईडी या टी नहीं लगाया जाता है, और ये वर्ब के फॉर्म बिल्कुल अलग होते हैं। इसी को हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब कहते हैं। तो मैंने यहाँ बताया था कि सब्जेक्ट के बाद हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से हम वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर निगेटिव बनाना हो तो यहाँ हम देखेंगे आई हैव लॉस्ट, यहाँ आई हैव लॉस्ट, तो लॉस्ट और लॉस्ट का सेकेंड फॉर्म लॉस्ट और थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट। यस, तो आई हैव लॉस्ट माई पासपोर्ट, यानी मैंने अपनी पासपोर्ट खो दी है या मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है। फिर यहाँ वी हैव बॉट, तो बाय और बाय का या बाय का ये सेकेंड फॉर्म बॉट और थर्ड फॉर्म भी बॉट होता है। तो वी हैव, और यहाँ जो लिखा गया है ये कॉन्ट्रैक्शंस में लिखा गया है, यानी वी हैव को हम वी अपोस्ट्रोफी वी लिखे हैं। तो वी हैव बॉट अ न्यू कार, हम लोगों ने एक नई कार खरीदी है। अब यहाँ सी हैज गॉन, गो वेंट गॉन, तो यहाँ गो और गो का सेकेंड फॉर्म होता है गो, और गो का सेकेंड जो फॉर्म होता है ये वेंट, और ये होता है दोस्तों गॉन। तो यहाँ मैंने बताया ये सी सब्जेक्ट है, सी हैज गॉन, सी हैज गॉन टू अमेरिका, वह अमेरिका गई है, वह अमेरिका गई है। तो अब यहाँ फोर्थ में अब हम देखेंगे आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2005। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है आई के साथ मैंने ऑलरेडी बताया हैव का प्रयोग किया जाता है। आई हैव लिव्ड, तो लिव और लिव का सेकेंड फॉर्म होता है लिव्ड, और थर्ड फॉर्म भी होता है लिव्ड। तो यहाँ आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2005। अब यहाँ एक चीज समझते हैं कि सिंस और फॉर का यूज हम जनरली इस तरीके के टेंस में कर सकते हैं, यानी परफेक्ट टेंस में हम सिंस और फॉर का भी यूज करते हैं। सिंस जो होता है इसे हम पॉइंट ऑफ टाइम के नाम से भी जानते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी ये सर्टेन ऑफ टाइम को डिनोट करता है, जो सर्टेन टाइम को डिनोट करता है। जैसे सोमवार से तो हम यूज करेंगे सिंस मंडे, जनवरी से सिंस जनवरी, मार्च से सिंस मार्च, मॉर्निंग से सुबह से सिंस मॉर्निंग, पिछले 1999 से तो सिंस 1999, 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock। ये पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। अब अगर हम बात करें वही फॉर का, तो फॉर का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए। जैसे 2 सालों से फॉर 2 years, फॉर 2 years, 3 दिनों से
फॉर 3 days, 7 सप्ताह से फॉर 7 weeks, 10 सालों से फॉर 10 years, 5 घंटों से फॉर 5 hours। ये तो हमने यहाँ देखा सिंस और फॉर का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ बात करें तो यहाँ आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस रूम में रहता हूँ, इस इन दिस हाउस मैं इस घर में रहता हूँ सिंस 2005, 2005 से। यानी रहने की जो प्रक्रिया हुई ये पास्ट में शुरू हुई और अभी भी उस रूम में मैं उस हाउस में मैं रह रहा हूं। ही हैज कट हिज फिंगर, तो या ही के साथ मैंने बताया था हैज का प्रयोग किया जाता है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। और कट का जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है ये कट ही होता है। कट कट कट, यानी ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली है, तो उसने अपनी उंगली काट ली है। और यू हैव जस्ट बॉट, तो मैंने बता दिया कि बाई का बॉट होता है। यू हैव जस्ट बॉट अ पेन, यानी तुमने तुरंत एक पेन खरीदी है। अब श्रेयांश हैज रिटेन, तो यहां आप देखेंगे राइट, राइट और राइट का जो सेकेंड फॉर्म होता है रोट और ये थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। श्रेयांश हैज रिटेन अ लेटर, यानी श्रेयांश ने एक पत्र लिखा है। तो ये जितने सारे सेंटेंसेस हम देख रहे हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में निगेशन यानी नॉट का प्रयोग या नो का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम यहाँ बात करें निगेटिव सेंटेंसेस का, तो यहाँ सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज या हैव, उसके तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके तुरंत बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ दोस्तों देखा जाए तो यहाँ हैज नॉट को हैजंट और हैव नॉट को हैवेंट भी लिखा जा सकता है और उसके बाद से पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखा जा सकता है। अगर जैसे हम लोगों ने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है तो हम लिखेंगे यहाँ हम लोगों ने, तो वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर वर्क, यानी हम लोगों ने अपना काम पूरा नहीं किया है। तो ये इस तरीके के सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस का जो रूल है ये है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज नॉट या हैव नॉट और उसके तुरंत बाद हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट। अब वही बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव में मैंने ऑलरेडी बताया है यहाँ कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेज होता है यहाँ सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं और उसके बाद से हम सब्जेक्ट और उसके बाद से वर्ब और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो दरअसल यहाँ हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है ये होता है हैज और हैव का और उसके तुरंत बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो और हमेशा दोस्तों यहाँ एक चीज बता दें कि जब भी हम इस तरीके के सेंटेंसेस बनाए तो इसमें जो पंक्चुएशन मार्क्स होगा वे क्वेश्चन पंक्चुएशन मार्क होता है, यूज किया जाता है। तो ये रहा। अगर हमको यही और मैंने ऑलरेडी बताया है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। जैसे क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है तो इस तरीके के सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होगा हैव
यू फिनिश्ड योर वर्क, यानी क्या आपने अपना काम को पूरा कर लिया है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मैंने बताया था यहाँ कि इस तरीके के सेंटेंसेस का प्रयोग हम चाहे तो हम इसे कॉन्ट्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं अगर इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो। इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए इंटेरोगेटिव और निगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हैज, हैव, और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, और नॉट के तुरंत बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और इसके तुरंत बाद हम क्वेश्चन मार्क्स का यूज करते हैं। और इस तरीके से हमने जाना कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ये इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब एक चीज यहाँ समझे कि अगर हमें कॉन्ट्रैक्शंस में लिखने हो तो हम हैज को हैज नॉट लिख देते हैं, और हैव को हैवेंट, और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद V3, और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ये तो इस पर भी हम लोग अभी सेंटेंसेस बनाएंगे। किस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं हम लोग बहुत ही विस्तृत अध्ययन करेंगे, डिटेल इस पर हम लोग पढ़ेंगे अभी इस वीडियो में ही। तो यहाँ हम देखेंगे हैज नॉट और हैव नॉट, यानी हैवेंट और हैज नॉट। तो अगर कभी भी हमें इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो कॉन्ट्रैक्शंस में जब हम यूज कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शंस में हम पहले यूज कर देते हैं ये एक्जुअल वर्ब के साथ। जैसे हैज नॉट को हैजंट, हैव नॉट को हैवेंट, तो हैज नॉट, हैव नॉट एंड सब्जेक्ट उसके बाद यूज किया गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एक चीज समझते हैं, WH वर्ड, WH वर्ड और WH वर्ड सेंटेंसेस। WH वर्ड सेंटेंसेस क्या होती है। अब WH जो सेंटेंसेस होती है यहां हम बात करेंगे। WH में सबसे पहले हम व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हिच, होम, वियर, ये सारे के सारे WH वर्ड हैं। और WH वर्ड सेंटेंसेस जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाए तो सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, और WH वर्ड लिखने के तुरंत बाद हम हैज और हैव लिखते हैं, हैज और हैव, और उसके तुरंत बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद V3, और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और इस तरीके के सेंटेंसेस में भी हम हमेशा क्वेश्चन पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करेंगे, और इस पर भी हम लोग सेंटेंसेस देखने वाले हैं। तो यहाँ WH वर्ड और WH वर्ड के बाद हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, और हैज हैव के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब वही अगर हमको WH वर्ड में के साथ निगेटिव यानी नॉट का प्रयोग करना हो तो हम लिखेंगे WH वर्ड, और WH वर्ड के तुरंत बाद हम लिखते हैं हैज और हैव, और हैज हैव के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम यूज करते हैं नॉट का, और नॉट के तुरंत बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और उसके बाद से हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। या हम चाहे तो इसको कॉन्ट्रैक्शंस यानी शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, WH वर्ड और उसके बाद से हैज नॉट, हैव नॉट, और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। तो इससे संबंधित हम और भी सेंटेंसेस थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं।
यहां। अब एक चीज यहां हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहां और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ऑलवेज ए कनेक्शन विद नाउ, यानी अभी से, यानी अब से ये कनेक्शन होता है इस तरीके के, ऑलवेज अ कनेक्शन विद नाउ, यानी जस्ट इससे संबंधित होता है। एक्शन इन द पास्ट हैज रिजल्ट नाउ, यानी एक्शन पास्ट में होता है और रिजल्ट अब उसका प्राप्त होता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मैंने सारे रूल्स बता दिए हैं, स्ट्रक्चर्स बता दिए हैं। तो यहाँ कि एक्शन इन द पास्ट हैज ए रिजल्ट नाउ, यानी एक्शन पास्ट में हो गया है और उसका रिजल्ट अभी उपलब्ध है, प्रेजेंट है। तो यहाँ आई हैव लॉस्ट माई की, तो यहाँ आई हैव लॉस्ट, लॉस्ट ये लॉस्ट का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो मैंने अपनी चाबी खो दी है, तो सो आई कैन नॉट गेट इन टू माई रूम, इसलिए मैं घर में प्रवेश नहीं कर सकता, मैं रूम में नहीं जा सकता। अब यहाँ ये पहला ये यूज है, और दूसरा जो यूज है विथ जस्ट, ऑलरेडी और एट के साथ भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब जस्ट का यूज करते हैं तो जस्ट का जो मतलब होगा ये होता है जस्ट अ शॉर्ट टाइम एगो, यानी कुछ क्षण पहले। जस्ट का जो मतलब होता है कुछ क्षण पहले, कुछ क्षण पहले, यानी अ शॉर्ट टाइम एगो, या हम बोले अ वेरी शॉर्ट टाइम बिफोर, यानी अब से कुछ ही क्षण पहले, कुछ ही पल पहले, उसके लिए हम यूज करते हैं जस्ट। अब यहाँ वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, यहाँ हम देखेंगे वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, यानी क्या तुम कुछ खाना चाहोगे। तो ये यहाँ वुड का भी प्रयोग किया गया है, और वुड का यूज हम जनरली पढ़ेंगे, ये ऑफर को दर्शाता है, ऑफर को डिनोट कर रहा है, और ये मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नो थैंक्स, नहीं धन्यवाद, आई हैव जस्ट हैड। यहाँ दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, आई हैव जस्ट हैड, यहाँ आई हैव जस्ट हैड, यहाँ आई हैव जस्ट हैड लंच। यहाँ समझने की बात है कि यहाँ आई हैव और आई के साथ मैंने बताया था कि हमेशा हम यूज करते हैं हैव का, आई हैव, और आई हैव के बाद यहाँ यूज किया गया जस्ट का, और जस्ट के तुरंत बाद यूज किया गया है ये हैड का। और ये हैड है, ये हैव का थर्ड फॉर्म को ही हम यहाँ बोलते हैं हैड और हैड यहाँ। और हैव का प्रयोग हम यहाँ ईट के सेंस में किए हैं, और हैव का प्रयोग हम कई सेंस में करते हैं, ड्रिंक के भी सेंस में हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ आई हैव जस्ट हैड लंच, यानी मैंने तुरंत लंच किया है, या मैंने तुरंत कुछ क्षण पहले लंच किया है। तो हम यहाँ देखेंगे कि नो थैंक्स, नहीं धन्यवाद, आई हैव जस्ट हैड लंच, यानी ये जो हैड है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये हैव का ये मेन वर्ब के फॉर्म में ये यूज किया गया है हैड। और हैड यहाँ ईटिंग को, ईट एक्शन को, यानी खाने के एक्शन को डिनोट करता है। अब यहाँ हेलो सुनिए, हैव यू जस्ट अराइव्ड, हैव यू सुनिए, हैव यू, ये मैंने क्या बताया था कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंसेस होती हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होती हैं उसमें हमेशा हम पहले एक्जुलरी वर्ब का यूज करते हैं, और ये एक्जुलरी वर्ब में अगर हम बात करें तो ये हैव, और हैव एक्जुलरी वर्ब के साथ हम यू और यू जस्ट अराइव्ड, यानी क्या आप तुरंत पहुंचे हैं या क्या आप कुछ क्षण पहले पहुंचे हैं। हैव यू जस्ट अराइव्ड, हैव यू जस्ट अराइव्ड। अब यहाँ हमने बता दिया कि जस्ट का मतलब होता है असल टाइम एगो, कुछ क्षण पहले, या हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं और
वेरी शॉर्ट टाइम बिफोर, यानी अब से कुछ पल पहले के लिए हम यूज करेंगे जस्ट। अब आगे हम बात करते हैं ऑलरेडी, और ऑलरेडी का यूज हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और इसका मतलब क्या होता है, earlier देन एक्सपेक्टेड टाइम, यानी आपके अनुमानित समय से पहले। एक्सपेक्टेड टाइम, अनुमानित समय से पहले, earlier, यहां अनुमानित समय से पहले के लिए हम यूज करते हैं ऑलरेडी का। ऑलरेडी यानी earlier देन एक्सपेक्टेड टाइम, यानी जो हमने समय अनुमानित किया था, अनुमान लगाया था, ठीक उसके पहले इसके लिए हम ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं। या हम यहां देखेंगे बिफोर द प्रेजेंट, यानी अब से पहले, अब से पहले। या ऑलरेडी का एक और मतलब होता है समथिंग हैपेंस सूनर देन एक्सपेक्टेड, यानी हमारे अनुमानित समय से ठीक पहले, उसके लिए हम ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं। यानी जनरली यहाँ बात करें तो बच्चों, यहाँ पहले यानी ऑलरेडी, अर्लियर देन एक्सपेक्टेड टाइम, यानी अनुमानित समय से पहले के लिए हम ऑलरेडी का यूज करते हैं। अब यहाँ एक सेंटेंस है, डोंट फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर। डोंट या डोंट, डू नॉट को यहाँ डोंट दिया गया है, और डोंट फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर, यानी लेटर को पोस्ट करना मत भूलना। विल यू, नहीं ना भूलोगे, ये क्वेश्चन टैग है और इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड इट, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड इट। तो यहां आप देखोगे कि यहाँ आई और आई के साथ हैव का यूज किया गया और ऑलरेडी का यूज किया गया, और ऑलरेडी और पोस्ट का यहाँ थर्ड फॉर्म है पोस्टेड, यानी मैंने आपके अनुमानित समय से पहले ही मैंने लेटर को पोस्ट कर दिया है। यानी आई हैव ऑलरेडी, यानी आपको कहना नहीं पड़ेगा, मैंने पहले ही क्या किया है, लेटर को पोस्ट कर दिया है। तो ऑलरेडी का मतलब जो होता है अर्लियर देन एक्सपेक्टेड टाइम, यानी जब हम अनुमानित समय से पहले कोई एक्शन करते हैं तो उसमें हम ऑलरेडी का यूज करते हैं। अब एक चीज यहाँ, व्हाट टाइम इज मार्क लिविंग, यानी व्हाट टाइम, ये स्पोकन में हम बेहतरीन तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। व्हाट टाइम इज मार्क लिविंग, यानी मार्क कब जा रहा है, उसका क्या समय है जाने का। ही हैज, तो यहाँ देखेंगे हिज, तो हिज का मतलब मैंने बताया था, ही हैज का ये शॉर्ट फॉर्म है हिज। ऑलरेडी गन, वह ऑलरेडी गॉन, गो वेंट गॉन, यानी वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है। तो ही हैज ऑलरेडी गॉन, वह पहले ही चला गया है। अब यहाँ दोस्तों बात करते हैं येट का, और एट का प्रयोग हम कहाँ और कैसे करें। तो ये एट, और एट का प्रयोग किया जाता है अनटिल नाउ, अभी, यस, टिल नाउ या नाउ अभी, या एज अर्ली एज दिस, यानी ये क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंसेज में केवल इसका यूज किया जाता है। इस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे और बहुत ही जल्द आपको एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मैं इस पर दे दूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें और आप इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग इस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करेंगे ताकि हमारी इंग्लिश बहुत बेहतरीन हो सके, हमारी राइटिंग स्किल्स में सुधार हो सके और हम अंग्रेजी में बहुत ही एफिशिएंट हो सके। तो येट का प्रयोग जब भी हम यूज करें तो ये हम क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, यानी अनटिल नाउ एंड सो दैट स्पीकर इज एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन, यानी जो स्पीकर है उसको ऐसा अनुमान है कि कुछ घटित होने वाला है, उसके लिए ये यहाँ एट का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में किया गया है। तो हैज इट स्टॉप रेनिंग इट, क्या बारिश रुक गई है या क्या बारिश बंद हो गई है। तो यहाँ एट का प्रयोग मैंने क्या बताया था कि यहाँ क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ आई हैव रिटन द लेटर, यानी मैंने पत्र लिखा है, बट आई हैवंट पोस्टेड इट नाउ, लेकिन मैंने इसे अभी तक पोस्ट नहीं किया है। तो यहाँ बता दें कि यहाँ एट का जो यूज किया गया है ये यूज किया गया है नेगेटिव सेंटेंसेस में। आई हैव नॉट पोस्टेड, आई हैव नॉट
पोस्टेड। अब यहाँ एक चीज कि न्यू इंफॉर्मेशन और टू अनाउंस अ रिसेंट हैपनिंग, हम कोई नई इंफॉर्मेशन या कोई अनाउंस करने के लिए जो रिसेंट में फिलहाल घटित हो रहा है उसके लिए भी हम यूज करते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी न्यू इंफॉर्मेशन टू अनाउंस रिसेंट हैपनिंग, यानी जब हम कोई किसी नई जानकारी या नई अनाउंसमेंट करते हैं किसी चीज के घटित होने को लेकर, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ द रोड इज क्लोज्ड, यानी रोड बंद हो गया है या रोड बंद कर दी गई है। या अब यहाँ हम समझेंगे द रोड इज क्लोज्ड, तो ये पैसिव सेंटेंस है और ये सिंपल पैसिव सेंटेंस होने के कारण ये, यानी सिंपल पैसिव में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से हम बी फॉर्म और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो द रोड इज क्लोज्ड, देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, यानी कोई घटना, कोई दुर्घटना घटी है। यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं, न्यू इंफॉर्मेशन और अनाउंस रिसेंट हैपनिंग, यानी फिलहाल कोई एक्शन या फिलहाल कोई घटना घटित होने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी द रोड इज क्लोज्ड, यानी रोड बंद है या रोड को बंद कर दिया गया है। देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हुई है, एक दुर्घटना हुई है। अब अगला है द पुलिस हैव अरेस्टेड, अरेस्ट और अरेस्ट का अरेस्टेड होता है। द पुलिस हैव अरेस्टेड 3 men इन कनेक्शन विद द रॉबरी, यानी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है लूट कांड में या डकैती के जुर्म में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये जब हम कोई नई जानकारी दें या कोई नई जानकारी से संबंधित अनाउंस करें या कोई घटना घटित हुई है उसके लिए हम यूज करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और आप मेरे साथ बने रहें। ये 3rd वीडियो रहा और अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित बहुत सारे वीडियोस लेकर आ रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।